Hello everyone, welcome to the online classes. Today our topic is non-aligned movement. Non-aligned movement जिसको हम shortly NAM के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा बात करेंगे मतलब किसके बारे में, नॉन-अलाइंड मूवमेंट के बारे में। तो नॉन-अलाइंड मूवमेंट एक कोल्ड वॉर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये जो है, पहले मैं बताना चाहती हूँ कोल्ड वॉर किस किस के बीच में था। यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में था, जिसमें यूएसए का आइडियोलॉजी था कैपिटलिज्म एंड यूएसएसआर का आइडियोलॉजी था कम्युनिज्म। तो जो भी कंट्री कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे या फिर करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। कैपिटलिज्म मतलब कैपिटलिस्ट जो भी होते हैं उनको बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड। नेक्स्ट इज जो भी कम्युनिस्ट होते हैं, जो भी कम्युनिस्ट कंट्री होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेकेंड वर्ल्ड, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज और उनको बोलते हैं, कम्युनिस्ट को बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। ये दोनों वर्ल्ड को छोड़ के भी और एक दूसरा एक तीसरा वर्ल्ड था जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन कौन से कंट्रीज है पता है आपको? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वो कंट्रीज है जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे, जो पहले कॉलोनियल रूल के अंडर में थे। जैसे कि इंडिया भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, क्योंकि इंडिया भी पहले ब्रिटिश के अंडर में था, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर में था। तो जब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये सब कंट्रीज को क्या मिला था, इंडिपेंडेंस मिला। तो ये सारे कंट्री जो कि डेवलपिंग है, नॉट डेवलप्ड। कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट कंट्री दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड, लेकिन थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज है वो क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज, और जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे, न्यूली इंडिपेंडेंट। तो इन सब कंट्रीज को क्या बोला जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। तो आज हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से ही जो मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ ही रिलेटेड टॉपिक क्या है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसके बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकेंड वर्ल्ड, जो कि कैपिटलिस्ट का लीडर था यूएसए और इसका लीडर था यूएसएसआर, ये दोनों में क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। लेकिन कुछ जैसे कि कुछ कंट्रीज यूएसए को फॉलो कर रहे थे तो कैपिटलिस्ट ब्लॉक में चले गए। कोई कंट्री कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था तो वो कम्युनिस्ट ब्लॉक में चले गए, यूएसएसआर के ब्लॉक में चले गए। लेकिन ऐसे कुछ कंट्रीज थे जैसे इंडिया, वो कोई भी ब्लॉक को फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे कुछ कंट्रीज जो कोई भी ब्लॉक को फॉलो नहीं कर रहा था, उन्होंने किसका एस्टेब्लिशमेंट किया, नॉन अलाइंड मूवमेंट। अलाइंड का मतलब है कोई भी दल के साथ अलाइन नहीं होना, कोई भी दल के साथ जुड़ना नहीं, ठीक है। जैसे कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक का मिलिट्री अलायंसेस था, नाटो था, सीएटो था, और क्या था, सेंटो, और इसका था एक ही वार्सो पैक्ट। तो इनके अलायंस के साथ नहीं मिलना था, ना ही नाटो के साथ, ना ही वार्सो पैक्ट के साथ अलाइन नहीं करना था। तो उन्होंने एक सेपरेट पॉलिसी अपनाया जिसका नाम उन्होंने रखा नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। तो नॉन अलाइंड कंट्रीज कुछ कंट्रीज थे जिन्होंने एक साथ मिलके इसको बनाया। तो फर्स्ट इनिशिएटिव लिया था एफ्रो एशियन कंट्रीज ने। एफ्रो एशियन मतलब अफ्रीका एंड एशिया के कंट्रीज ने। तो इनमें से 5 कंट्री इंपॉर्टेंट है जिन्होंने नैम को एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, नैम को एस्टैब्लिश किया था। उनमें से जो फर्स्ट है वो क्या है, इंडिया के तब जो लीडर थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इंडिया के बाद आता है योगोस्लाविया के जो लीडर थे उनका नाम था जोसेफ ब्रोज
टीटो। थर्ड जो कंट्री है वो था इजिप्ट। इजिप्ट का जो लीडर था उनका नाम था गामल अब्देल नासिर। ठीक है। फोर्थ में जो कंट्री आता है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो लीडर था उनका नाम था हुस्नो सुकार्नो। और लास्ट में आता है घाना। घाना और एक जो फिफ्थ कंट्री है उसका जो लीडर था उसका नाम था क्वामे क्रुमा। ठीक है। ये 5 लीडर हैं 5 कंट्रीज के। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने मिलके ही इसको बनाया था नैम को। ठीक है। नैम एस्टेब्लिश किया था। इनका यही फिलोसॉफी था कि कोल्ड वॉर टेंशन में हमें नहीं पड़ना है। कोल्ड वॉर टेंशन में नहीं पड़ना है, नहीं, कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है। लेकिन कोल्ड वॉर के टेंशन को रिड्यूस करना है, ये इनका मोटिव था। लेकिन कोई भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करना है, ना ही कैपिटलिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन करना है, ना ही कम्युनिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन करना है। तो उन्होंने मिलके नैम को क्या किया, एस्टैब्लिश किया। तो 5 लीडर के नाम आप लोग भी याद करोगे। मेन 5 कंट्रीज जो है इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड घाना। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रीजन। ठीक है। कॉजेस। कॉजेस क्या है, नैम को क्यों एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है। क्यों एस्टैब्लिश किया गया। फर्स्ट रीजन ये था कि दे डिड नॉट वांट टू लॉस द न्यू इंडिपेंडेंस। They do not want to lose the newly got independence। मतलब अभी अभी उनको क्या मिला था, इंडिपेंडेंस मिला था। किस रूल से, कॉलोनियल रूल से। ठीक है। तो अभी फिर से कोई भी एक ब्लॉक के अंडर में चले जाने का क्या मतलब है, फिर से इंडिपेंडेंस को खो देना। तो वो उनको नहीं चाहिए था, वो इंडिपेंडेंस को खोना नहीं चाहते थे। ये एक पहला रीजन है। ठीक है। सेकेंड था अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करना। 61 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी अगर वो कोल्ड वॉर टेंशन में ब्लॉक के साथ जुड़ जाते हैं तो वो अगर लीडर उनको बोलता है इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए तो उनको इकोनॉमिक सपोर्ट देना था, जो कि उनके पास उतना इकोनॉमिकली वो इतना स्ट्रांग थे भी नहीं। लेकिन ब्लॉक के अंदर चले जाने का मतलब है जो लीडर बोलेगा वो उनको सुनना पड़ेगा। तो वो अपना इकोनॉमिक लॉस नहीं चाहते थे, वो अपना इकोनॉमी को क्या करना चाहते थे, बिल्ड अप करना चाहते थे। ठीक है। तो ये एक रीजन था। 3 था दे वांट टू एस्टैब्लिश पीस। उनको पीस चाहिए था। ठीक है। पीस, शांति। कोल्ड वॉर की वजह से जितना टेंशन हो रहा था वो टेंशन उनको नहीं चाहिए था। दे वांटेड टू एस्टैब्लिश पीस। उसके बाद जो था वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है अपने आप में डिटरमाइन होना। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, मैं किसी के अंडर में नहीं जाऊंगा, मुझे अपना पॉलिसी खुद तैयार करना है, मुझे इंडिपेंडेंटली रहना है। और सेल्फ डिटरमाइन मतलब अपने आप को कैसे हम मतलब डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए नए नए तरीके निकालना। ठीक है। वर्ल्ड में जो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज है उनके बीच में आके अपना कुछ एक पोजीशन रखना। ठीक है। अपने आप को एस्टेब्लिश करना कि हम भी कुछ है। ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड सबका है तो वर्ल्ड अफेयर्स में एक पोजीशन दिलाना, ये उनका एक दूसरा मोटिव था। नेक्स्ट जो है वो कल्चरल इक्वलिटी भी चाहते थे। कल्चरल इक्वलिटी। कल्चरल इक्वलिटी का मतलब है वेस्टर्न कल्चर
को हमेशा वहाँ सुपीरियर माना जाता था। तो वेस्टर्न कल्चर ही क्यों, सबका कल्चर ही सुपीरियर है। कल्चर वाइज सबका कल्चर इक्वल होना चाहिए, सभी को कल्चरली रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो भी एक उनका मोटिव था। एंड लास्ट जो था वो था यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म का मतलब है ये यूनिवर्स जो वर्ल्ड है ये हम लोगों का घर है और हम सब इक्वल है, इक्वल रहेंगे तभी हम लोगों के बीच में ब्रदरहुड रहेगा। और यूनिवर्सल जो थिंकिंग है, यूनिवर्सल थिंकिंग का मतलब है कोई छोटा कोई कंट्री बड़ा नहीं है, ठीक है, सबका इक्वल से है। वर्ल्ड अफेयर में सभी को बोलने का अधिकार है और सबका इक्वल पोजीशन होना चाहिए। तो ये उनका मोटिव था जिसकी वजह से उन्होंने नैम को एस्टैब्लिश किया। अगर वो ब्लॉक्स के अंडर में रहते तो वो ये नहीं कर पाते, ठीक है। अभी हम लोग नैम के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। नैम वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1955, ठीक है। 1955 में कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था? बेंदांग में, बेंदांग इंडोनेशिया। बेंदांग कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। 1955 में नैम वाज एस्टैब्लिश्ड। तो कैसे एस्टैब्लिश्ड हुआ था? वहां पे एक एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हो रहा था। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हो रहा था जिसमें जो 5 कंट्री के बारे में मैंने लिखा है वो तो थे ही, उनको छोड़ के और भी 20 कंट्रीज थे, मतलब तो ऑल टुगेदर 25 कंट्रीज थे जो एशिया एंड अफ्रीका के थे। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया था कैसे आपने मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कैसे आगे आना है, कैसे डेवलप होना है, उसके बारे में वो लोग चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा में 1955 में नैम वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। उसके बाद नैम ने अपना जर्नी शुरू किया और करते हुए 1961 में फर्स्ट नैम समिट हुआ। फर्स्ट नैम समिट, समिट का मतलब है अधिवेशन। एस्टेब्लिशमेंट के बाद फर्स्ट समिट कब हुआ था? 1961 में। वो कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड, बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड कहाँ पे है? यूगोस्लाविया में है, ठीक है। इंडोनेशिया में जो बेंदांग है वहां पे कॉन्फ्रेंस हुआ जहां पे नैम वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1955 और बेलग्रेड में फर्स्ट समिट हुआ 1961 में। कहाँ पे है बेलग्रेड? यूगोस्लाविया में, ठीक है। और नैम आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नैम, नैम कंट्रीज आर ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द कोल्ड वॉर टेंशन। उनका मोटिव था कि वो कोल्ड वॉर टेंशन को कैसे रिड्यूस कर सके। नैम कंट्रीज वर द बैलेंस बिटवीन द 2 सुपर पावर्स। एक तो सुपर पावर यूएसए था, दूसरा कौन था? यूएसएसआर। तो दोनों के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था उसको बैलेंस करने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। अगर वो अलायंस कर लेते उनके साथ तो अल्टीमेटली टेंशन रिड्यूस नहीं होता। तो जितना कंट्री मतलब ज्वाइन करेंगे सभी अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? कोल्ड वॉर में जाके मतलब अपने आप को योगदान दे रहे हैं, तो जो कि नैम कंट्रीज नहीं चाह रहे थे। तो उन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिया, जैसे कि कोरियन वॉर था, कोरियन वॉर हुआ था साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में। उस वॉर में जवाहरलाल नेहरू ने एज ए मीडिएटर काम किया। नैम के ही प्रतिनिधि के हिसाब से मीडिएटर मतलब समझौता कराने के लिए, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में समझौता कराने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया। तो ऐसे बहुत सारे काम, जैसे कि वियतनाम वॉर में भी उन्होंने इनिशिएटिव लिया। तो ऐसे नैम कंट्रीज हमेशा आगे आए ताकि कोल्ड वॉर टेंशन को वो रिड्यूस कर सके, ठीक है। नैम के बारे में हम थोड़ा और भी जानेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।